अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पहला टेस्ट कौन सा था? चेक योर मैथ्स नॉलेज, है ना। 10 सवाल दिए थे मैंने आपको। उन 10 सवाल में आपने अभी तक उस सवालों को चेक करके अपने आप को जज कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना भाई। तो हमने क्लासरूम में बच्चों से पूछ लिया था, मार्क्स बड़े खराब आए थे। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उन खराब मार्क्स को और अच्छा करने का मौका है हमारे पास। कैसे मौका है कि हम ना बेसिक मैथ्स को अब पढ़ना शुरू करते हैं। जो कमियां हो गई। अच्छी बात है कि हमें पहले से पता चल गया कि हमारे अंदर क्या कमी है। ठीक है। अब उस कमियों को दूर करने का मौका है कि हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक मैथ से। लेकिन बेसिक मैथ से पहले बेसिक मैथ से पहले ये यूट्यूब पे बाद में जाएगा लेक्चर। हाँ, अपलोड होगा। ठीक है। अपलोड होने में क्या है कि थोड़ी एडिटिंग के साथ जाती हैं चीजें, है ना। तो बेसिक मैथ से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओवरव्यू लेना जरूरी है ना। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन चलेगा, वीडियो चलेंगे, उसमें हम नाइन्थ एंट्रेंस की भी कुछ चीजें कवर कर रहे होंगे और कुछ 11th एंट्रेंस की भी चीजें कवर हो रही होंगी। ठीक है। तो पहले ये जानना है कि 11th एंट्रेंस का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। और उस सिलेबस में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या काम की चीजें हैं, है ना। तो पूरे 11th एंट्रेंस का सिलेबस जो है, एमयू हो, जामिया हो, बीएचयू हो, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बताऊंगा कैसे। ठीक है। तो आप अगर हम बात करें एमयू या जामिया या बीएचयू 11th एंट्रेंस, तो उसमें मैथ्स के लिए सिलेबस में है क्या। ठीक है। जरा समझते हैं, साथ साथ उतारो ना आप लोग, क्योंकि ये सब चीजें आप पहले से जान रहे हो नहीं। साथ साथ उतारो तो अच्छा रहेगा। नहीं। तो पहला चीज जो है ना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स करके एज सच कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इस साल जैसे एमयू के 11th एंट्रेंस में इस साल 2 सवाल पूछे गए बेसिक मैथ्स के। इनफैक्ट आप बोलते हो ना सर, ये मॉडुलस मॉडुलस आप जो बार बार करते रहते हो, है तो 11th क्लास का, काय पढ़ा रहे हो अभी। इस साल 2024 में एमयू के 11th एंट्रेंस में मॉडुलस का डंडा आया था। बताओ एक्स माइनस वाई का मॉड कितना आएगा। एक इक्वेशन दे रखा था लीनियर इक्वेशन का, इसी साल 2024 में। ना जाने पीछे और भी एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं। जब मैं आपको बेसिक मैथ्स का यहाँ पे जब लिखूंगा चार्ट कि बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार आप सच में ये फायदे के लिए पढ़ा रहे हो। ठीक है। अब आपको पूरा इक्वेशन, मान लो लीनियर इक्वेशन, वो आपने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में आया कि भाई इसका मॉड निकालो। तो सारी मेहनत बेकार ना, अगर हम मुझे मॉड नहीं पता है तो। ठीक है। तो पहला इज बेसिक मैथ्स, दूसरा इज नंबर सिस्टम। ठीक है। दूसरा इज नंबर सिस्टम, तीसरा इज योर पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। चौथा इज लीनियर इक्वेशन। आप मानेंगे नहीं, इस बार का इनफैक्ट पहले भी कर चुका है एक बार। क्लास एट्थ एट्थ क्या सिक्स क्लास का सवाल, हाँ सिक्स क्लास का सवाल था एक बार, एट्थ क्लास का सवाल लीनियर इक्वेशन का सवाल पूछा है। क्योंकि सिक्स सेवंथ एट्थ में आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते हो, है ना। नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और 10th क्लास में पढ़ते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपन जो पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, ये एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। अपना एक सिंपल वसूल है भाई, चाहे नाइन्थ इंटर से पढ़ाएं या 11th इंटर से पढ़ाएं, पढ़ेंगे तो अपन बेसिक से ही। ठीक है। ये वाला चैप्टर आप पहली बार पढ़ते हो नाम से, लेकिन आप इसके बारे में पहले से जान रहे हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना, है ना, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, वो चैप्टर आप क्लास 10th में आकर के पढ़ते हो, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सिक्स इज एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही। सातवां चैप्टर इज ज्योमेट्री चालू हो जाता है। इसलिए ज्योमेट्री चालू हो जाता है क्योंकि ज्योमेट्री के बिना ना ही ट्रिग्नोमेट्री है और ना ही मेंसुरेशन है। तो ये सब पढ़ने के बाद अगर कोई चैप्टर किसी को पढ़ाना है, तो सातवां चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ा सकता है ना। तो सातवां, आठवां और नौवां, 3 चैप्टर में मैंने पूरा ज्योमेट्री को बांटा है। ऐसा काहे किया मास्टर आपने? ठीक है। इस 3 चैप्टर में क्यों बांटा? क्योंकि ज्योमेट्री सबसे लेंदी टॉपिक है। और 9th और 10th क्लास में अराउंड 8 चैप्टर, अच्छा मैं हम जो भी बातें करेंगे सब पुराने एनसीईआरटी के रेफरेंस में बात करेंगे। क्यों? अभी भी एमयू कौन से एनसीईआरटी को कंसिडर करता है? तो याद रखेंगे आप, ये भी बड़ा समझ लो आप। एमयू कंसिडर द ओल्ड एनसीईआरटी, अभी भी सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। जामिया एकदम परफेक्ट है, एकदम नया एनसीईआरटी को फॉलो करता है। बीएचयू बीच का है। मतलब कुछ सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस ही पूछता है। इनफैक्ट वो कहता है हम 80% सिलेबस से पूछेंगे, 20% 11वीं 12वीं से पूछेंगे। तो बीएचयू का पेपर बड़ा तगड़ा होता है। ठीक है। तो फिलहाल तो हम एमयू और जामिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 11th इंटर से बीएचयू के बच्चे बहुत कम आते हैं।
धीरे धीरे जब आएंगे तो हम बात करेंगे उस पर बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी सर इसमें क्या क्या फर्क है, ज्योमेट्री वन में क्या आएगा, ज्योमेट्री टू में क्या आएगा, ज्योमेट्री थ्री में क्या आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री वन में हम बेसिक ज्योमेट्री सीखेंगे, है ना, बेसिक ज्योमेट्री, जहां पे इनडायरेक्टली वो यूक्लिड्स लाइंस और उस टाइप्स एंगल और उसके खानदान के बारे में। और यहाँ पे आ जाता है ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन और सर्किल की ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सिमिलर ट्रायंगल आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्किल है, वो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 8 चैप्टर से मिलकर के हमारा बना है ज्योमेट्री, 8 चैप्टर। 8 चैप्टर कौन कौन से, जरा गौर गौर से सुनेंगे आप। चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो जाएगा 9th क्लास में। अब तो नई एनसीईआरटी में नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन नाम मैं ले रहा हूँ। कुछ चैप्टर तो हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से, अब तो शायद 12 या 13 चैप्टर बचे हैं 9th क्लास में। 12 चैप्टर है शायद, ठीक है। तो मैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री करके था, पता नहीं आप लोग पुरानी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। 9th क्लास में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, जिसको आप लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 9 एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। और चैप्टर नंबर 10 सर्कल। 6 चैप्टर था क्लास 9th में ज्योमेट्री का। और 10th क्लास में 2 चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल, और चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्किल ज्योमेट्री के 2 चैप्टर में आते हैं, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। इसलिए जब मैं सर्किल आपको पढ़ाऊंगा तो 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, 9th की सर्किल, 10th की सर्किल। सही है ना? ठीक है सर। आइए, ज्योमेट्री के बाद अगला नंबर है 10वां, 11वां, 12वां। फिर तो यार इधर ही जाना पड़ेगा, तो इधर ही चले जाएंगे। इससे अपने 10 तक इधर रखते हैं। 10वां नंबर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। 3-4 फॉर्मूला, पूरा चैप्टर फिनिश है। लास्ट का एक्सरसाइज उड़ा दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे सब, ठीक है। ज्योमेट्री तो इतना खास है मेरा कि आप ना ज्योमेट्री से डरते हो। बच्चा बोलता है सर ज्योमेट्री से बड़ा डर लगता है। एक बार नवाब सर से पढ़ के देखो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को मैंने आसान कर दिया है अपने बनाए हुए ज्योमेट्री थ्योरम शीट से। मैंने एक पूरी थ्योरम शीट बनाई है जिसमें पूरी ज्योमेट्री कवर्ड है। अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है भी है वो। और आपको हम जब मॉड्यूल दिए ना, उसमें ऑलरेडी डला हुआ है वो शीट। तो ज्योमेट्री में लिखना बहुत पड़ता है, थ्योरम्स बहुत सारे हैं, डिफिनेशंस बहुत सारे हैं, तो सब कवर कर लेंगे हम लोग उसी में ही। तो उस थ्योरम शीट से हट के आज तक कोई सवाल नहीं आया है। और कितने सवाल आते हैं, 7 से 8 सवाल खाली ज्योमेट्री से आ जाते हैं। अच्छा, दिस इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल आप क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर देते हो, पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है। 9th क्लास में चैप्टर है, और 10th क्लास में भी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 9th का भी और 10th का भी। लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक सिर्फ एक चैप्टर है, एपी सिर्फ एक चैप्टर है। ज्योमेट्री में 8 चैप्टर आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 चैप्टर आएगा। कौन कौन सा? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं ना, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए, 11वां, 12वां, 13वां सब क्या है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस भी हम साथ में पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 जो है तुम्हारा, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दोनों हम एक साथ पढ़ते हैं, लेना देना ट्रिग्नोमेट्री से ही है। ये 2 चैप्टर पूरे 10th क्लास में ऐसे हैं जो कि एकदम नया है। एक एपी और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, एकदम नया है, ठीक है। 12 13 14 15 आइए। 2D मेंसुरेशन इन 2D, मेंसुरेशन इन 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे 2 चैप्टर कवर होगा 9 10th का। यहाँ पे 4 चैप्टर कवर होगा, 2D में 2, 3D में 2। क्या सर 2D 3D क्या समझ में नहीं आ रहा है? मेंसुरेशन ऑफ 2D यानी प्लेन फिगर, मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, इसको बोलेंगे मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, ठीक है। चैप्टर कौन कौन से? चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला था, याद है आपको, 9th क्लास में। और चैप्टर नंबर 13 था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 13 नंबर का चैप्टर 9th में भी है, और सेम 13 नंबर का चैप्टर 10th में भी है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? नहीं, वॉल्यूम सरफेस एरिया सब है 9th क्लास में। 10th क्लास में उसका कॉम्बिनेशन है। 10th क्लास में उसका कॉम्बिनेशन है, उसका कन्वर्जन है। और एक नया कॉन्सेप्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन का। लेकिन अब फ्रस्टम ऑफ कोन इस साल से हटा दिया है नया एनसीईआरटी में, लेकिन अपन सब पढ़ेंगे। हाँ भाई,
जब तक एएमयू का नया सिलेबस नहीं आता है हम अपना पूरा पढ़ेंगे। एएमयू वाले बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, एक महीना पहले नया सिलेबस बताते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर ये वीडियो कभी मिल जाए तो प्लीज एटलीस्ट एक महीना नहीं, एटलीस्ट 4-5 महीना पहले बता दे, तो हम बच्चों को अच्छे से तैयारी, और बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आप मानेंगे लास्ट के एक मंथ पहले एएमयू का इंडो इस्लामिक और जीके का सिलेबस चेंज हो गया। हमारे 10 बैचेस के सिलेबस इंडो इस्लामिक फिनिश हो चुका था, एक या दो बैच का इंडो इस्लामिक का सिलेबस बचा हुआ था। अब सिलेबस जब चेंज हुआ, इसका मतलब अब फिर से पढ़ाओ सारे बैचेस में। तो फिर से पढ़ाया गया सारे बैचेस में, जो जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए, सेम जीके के साथ हुआ, एक टॉपिक जीके में अलग से ऐड किया गया, फिर से पढ़ाया गया हर बैचेस में। तो मेरी बस गुजारिश है, इनफैक्ट हम लोग इस बार एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं। आप भी यूट्यूब वाले बच्चे, आपको भी ना इमेज क्लासेस के थ्रू, या इमेज क्लासेस छोड़ो, मैं इमेज क्लासेस बन के नहीं बात करूंगा, मैं बीइंग एन अलुमनाई ऑफ एएमयू, अलीगढ़ से पढ़ा हूं मैं, बीटेक एमटेक किया हूं। वी आर गोइंग टू सबमिट अ मेमोरेंडम टू द वाइस चांसलर ऑफ एएमयू कि आप ना इन इन चीजों पे गौर करें, बच्चों को इन इन चीजों पे बड़ी दिक्कत है। जैसे रिजल्ट बहुत देर से आता है, हाँ, आंसर की करेक्टेड नहीं आती है, कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करते हैं, है ना भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें, इश्यूज हैं जो उस वक्त हम लोगों ने गौर किया था, उसका हमने पूरे लिस्ट बना रखा है। तो आपको इस पे कमेंट मार के बताएंगे आप हमारे इस वीडियो के बाद कि कौन कौन सी चीजें आपको एमयू में लगती है कि अभी भी सुधार की जरूरत है ना यार। ऐसे तो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप 10 साल पढ़े हो एमयू में, आप भी बता सकते हो सर अभी भी ये सब चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती है ना? तो जो एमयू में ऑलरेडी है इंटरनल बच्चे, जो जो कमियां हैं, कमियां ही नहीं कि सर मेरे हॉस्टल में वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है, तो ये सब कमियां के लिए डायरेक्ट वाइस चांसलर पहुंचो। मतलब एक बाहर से बंदा कोई आ रहा है और उसको अभी भी हमारे सिस्टम से इंटरफेयर करने में या इंटरेक्ट करने में दिक्कत है, वो रिजॉल्व होना जरूरी है। बच्चों ने पता क्या कहा, सर पेपर की टाइमिंग होती है 10 बज के 15 मिनट पे, पेपर चालू होना चाहिए 10 बज के 15 मिनट पे, टीचर 10 बजे ही पेपर दे देते हैं और 12 बजे छीन लेते हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ ना सेंटर में, घड़ी नहीं लगी है सेंटर्स पे। यस सर, ऐसा मेरे साथ हुआ था। लो, 10 ही बजे ले लिया था। 10 बजे ले लिया था, लो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, मैं हमने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अगर आप लोगों को भी लगता है जो पिछले, क्योंकि आप लोग खासकर ड्रॉपर्स के बच्चे हो, आप लोग पिछले साल के पेपर दिए होंगे, तो जो कमियां आपको लग रही है ना, जो कमियां लग रही हैं, वो कमियों को कम से कम आप लोग क्या करो, है ना, आप मुझे लिख करके एक बार दो, ठीक है। हम लोग मेमोरेंडम जल्दी सबमिट करने वाले यूनिवर्सिटी को कि ये कमियां हैं। जैसे सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट पता है, सेल्फ फाइनेंस इस बार सबसे पहली बार हुआ कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म स्टार्टिंग में भरवा लिया गया, तो हम लोग बड़े खुश थे कि सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट इस बार बहुत पहले आएगा। इस बार अभी तक का हिस्ट्री में सबसे आखिरी में आया रिजल्ट, अभी तक की हिस्ट्री में सबसे आखिरी में रिजल्ट आया सेल्फ फाइनेंस का, बताओ इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है। 15 सितंबर तक एमयू का एडमिशन क्लोज हो जाना चाहिए, ये अभी तक एडमिशन ही, अब एडमिशन जाकर के हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल, तो 2D और 3D में दो चैप्टर आएंगे, एक तो हीरोज फॉर्मूला और 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, ये दो मिला करके 2D बनता है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 13 चैप्टर 10th में, दोनों मिला करके 3D बनता है, ठीक है। अब आता है मामला स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स 9th क्लास का भी चैप्टर है, 10th क्लास का भी है, जान करके अच्छा लगेगा 11th क्लास में भी है, हाँ। सेम चैप्टर का नंबरिंग जाता है, शायद 14वां नंबर का चैप्टर है 11th क्लास में। प्रोबेबिलिटी 9th में भी है, अरे छोड़ 8th में भी था, है ना, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, और 11th में भी है, और 12th में भी है। लगा मैंने एमटेक के सेकंड ईयर में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, एमटेक के सेकंड ईयर में भी मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, हाँ, बस वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं थी जो तुम समझ रहे हो, हाँ, 12वीं क्लास से लेना देना था, 12th क्लास से लेना देना तो थोड़ा सा तगड़ा वाला था। लेकिन जिसकी 12वीं वाली प्रोबेबिलिटी अच्छी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर्स में पढ़ा रहा था, 11th 12th में पढ़ा रहा था, तो मेरे को बड़ा मजा आया था वो वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ने में, 12वीं एमटेक वाली। 4-6 साल में इंसान भूल जाता है ना जो 12वीं क्लास में पढ़ा है, 4 साल बीटेक फिर 2 साल एमटेक, तो बड़ा मजा आया था। तो आप सोचो जो चीजें पढ़ रहे हैं ना आपको याद रहेगा, ये सब चीजें आपके आगे अगर इंजीनियरिंग लिए आपने, बिल्कुल आपके काम आने वाला है। इस पूरे चैप्टर्स में बेसिक मैथ्स में एनसीईआरटी का कुछ नहीं है, 5th क्लास से लेकर 8th क्लास की चीजें आएंगी, एक्सेप्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वो भी 8th क्लास का है। नंबर सिस्टम जो है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 9th क्लास, ना थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ओवरव्यू ना, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास और चैप्टर नंबर, बस।
देखो मैं चैप्टर नंबर लिख रहा हूँ, पहले ना 9th क्लास के चैप्टर लिख दे रहा हूँ एक कलर से, ठीक है, वरना यहाँ लिखने में टाइम लगेगा। 9th क्लास है ना, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में ही, एपी 9th क्लास में, ज्योमेट्री का, यस, ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कवर होगा। इनफैक्ट 6 का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा, 7वां नंबर यहाँ आएगा, 8वां नंबर, 9वां पॉलीगन्स ना क्लास 8 का पार्ट है ना, पॉलीगन्स क्लास 8 में पढ़ते हो, एमयू में सवाल आए हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा आपको पॉलीगन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद एंट्रेंस क्वालिफाई कराना नहीं है भाई। अपना मकसद क्या है, नॉलेज गेन करो, सीख करके जाओ, एंट्रेंस तो खुद ब खुद निकल जाएगा यार, है ना। तो नॉलेज गेन करो, अपने आप एंट्रेंस निकलेगा। 8वां नंबर, 9वां नंबर का चैप्टर वहां पे, अब तो एक तो वो हट गया, 9वां नंबर का चैप्टर भी आपका इसी का है, और 10वां नंबर भी इसी का है, सर्कल। 11वां कंस्ट्रक्शन था, 12वां 2D है, 13वां 3D है, 14वां स्टैटिस्टिक्स है, 15वां प्रोबेबिलिटी है। ये 9th क्लास के हिसाब से। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 10th क्लास के कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ पे कवर होंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 नहीं है। चैप्टर नंबर 3 ना पता है क्या है, चैप्टर नंबर 3 वहां पे बताओ 9th क्लास में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रहा, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस चैप्टर नंबर 4 है, एपी चैप्टर नंबर 5 है, ज्योमेट्री यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ज्योमेट्री यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 6, सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे कवर होगा कोई 10th क्लास का, यस चैप्टर नंबर 10, 10th क्लास का भी कवर होगा, सर्कल, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 आएगा, ट्रिग्नोमेट्री यस चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये फिर से चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। तो इस तरह से 9th क्लास और 10th क्लास के चैप्टर्स लगे हाथ, कुछ 8th क्लास और क्लास 5 से लेकर के 8 तक की मैथमेटिक्स। इसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस से एमयू पूछता है, तो क्या वो आप अलग अलग से पढ़ाओगे, जैसे लॉगरिथम से सवाल आया हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सवाल आया हुआ है, सवाल आया हुआ है हायर एंगल से, ट्रिग्नोमेट्री के हायर एंगल से सवाल आया हुआ है, मॉडुलस से भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं, हम 10th के बैच में अलग अलग टॉपिक करके पढ़ा देते हैं उन लोगों को, है ना। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस जो एमयू में अभी तक पूछे गए हैं। 9th इंट्रेंस के बच्चों के लिए भी हम लोग आउट ऑफ सिलेबस के यूट्यूब पे पूरा लेक्चर है हमारा अवेलेबल, जो जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस के 9th इंट्रेंस में आए हैं। एक खास बात हमारी इमेज क्लास के साथ ये है ना कि इतनी अच्छी रिजल्ट इसलिए भी आ जाती है, अल्लाह का करम है, हम जो जो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें पढ़ाते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है, उसी से आ जाता है सवाल। तो बाहर के बच्चे जो आउट ऑफ सिलेबस एक तो ध्यान टच नहीं करता, अरे दो बेटा एक दो सवाल है छोड़ के आओ, हम नहीं छोड़ते हैं। आप मानो एक एग्जाम्पल, एक बार सवाल लॉगरिथम से आया एपी के अंदर, हमने पूरा लॉग पढ़ा डाला, एक लेक्चर लॉग, शायद आपके बैच में दो लेक्चर पढ़ाया गया हो, ठीक है। तो जिस बैच में ज्यादा टाइम होता है उसमें हम डेप्थ में पढ़ाते हैं, जिस बैच में टाइम कम टाइम होता है पढ़ाते सब है, ठीक है। तो एक बात, आउट ऑफ सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सब चैप्टर्स के बीच में, जैसे इनइक्वलिटी के सवाल आते हैं फिक्स है, 10 सालों में 5 से 6 बार इनइक्वलिटी का सवाल आया, इस साल भी आया इनइक्वलिटी का एक सवाल, ना इस साल नहीं, उससे पिछले साल है 2023 में, वो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो जितने भी आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक्स हैं सब हम बीच में कवर कर लेंगे। तो ये तो रहा टॉपिक किसका, एमयू जामिया और बीएचयू के सिलेबस का। जरा समझो आप ना, एक मिनट और, एक मिनट रुको जरा गौर से। जामिया में सिर्फ 10th पूछा जाता है, बीएचयू में सिर्फ 10th, मतलब जो ग्रीन कलर के चैप्टर्स हैं वो पूछा जाएगा आपसे, जो जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, समझ लेना। अच्छा अब बताओ 9th क्लास के अगर स्टैट्स तुम्हें अच्छी से नहीं आती, 10th वाली समझ में आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है, मेंसुरेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एपी तो यहाँ पे खासकर है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री देखो 2 चैप्टर हैं सिर्फ, लेकिन इसका कनेक्शन अगर ज्योमेट्री आपका अच्छा हो तो 10th क्लास आपका अच्छा हो जाता है। तो मेरा इसीलिए स्टार्टिंग में जब ओरिएंटेशन लिया था मैंने आपसे कहा था, याद रखना, मैथ्स अगर सीखना चाहते हो तो कनेक्शन के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आए। इसीलिए मेरा मानना है, चलो अगर मैं जामिया की सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ तो 9th क्लास पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या। तो एक तो एंट्रेंस हमारा एमयू के लिए भी काबिल, दूसरा हमारे 11th 12th में क्या काम आने वाला है, 9th एंड, तो भैया हमारा 9th 10th फिर से रिवाइज हो जाएगा ना यार, जो कमजोर कड़ी है वो हमारा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको उतारी, जब तक मैं बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स का आउटलाइन दे देता हूं कि हम लोग पहला चैप्टर जो बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले, जिसका मैंने गारंटी लिया कि मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालूंगा और आप लोग भी इसका फायदा उठाओगे, उसके अंदर क्या क्या आउटलाइन आने वाला है। आप जब तक इसको उतारो मैं बेसिक मैथ्स के चैप्टर का नाम लिख देता हूं,
ठीक है ना। बेसिक मैथ्स मेरे हिसाब से क्या क्या है, ठीक है। बोर्ड मास, डिवीजन, सिंबल्स, ब्रैकेट, मॉडुलस। सर मेरे पेपर में 10-15 पे मिला और 11:45 पे ले लिया। क्या बात कर रहा है साहब, 10-15 पे इसको पेपर मिला बेचारे को और ऊपर से 11:45 पे छीन लिया। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, क्योंकि आप इमेज क्लासेस में रहोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसे ऐसे हालात में करना क्या है, अगर कोई टीचर आपके साथ अगर ऐसा कर रहा है तो। ठीक है। इनविजिलेटर्स, है ना, वो इनविजिलेटर्स होते हैं, बाहर से भी आते हैं वो लोग। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, साइक्लिसिटी टेबल, एक्सपोनेंट्स एंड पार्स। अच्छा, अक्सर बच्चों को मैं बोलता हूँ जिसकी बेसिक मैथ अच्छी है उसको नंबर सिस्टम भी अच्छा रखना चाहिए। यानी ये दो चैप्टर अपने में पहले बूस्टर में एक साथ कनेक्टेड थे। मेरी लास्ट ईयर की बूस्टर देखना, इस साल मैंने चेंज किया बूस्टर को, है ना, एमबी बूस्टर किताब को, नए वाले बूस्टर में ये दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ताकि जो सिलेबस का पार्ट है वो एकदम बिल्कुल दिखे आपको। बस एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर थोड़ा सा 9th क्लास में भी है और एग्जैक्ट चैप्टर 8th क्लास का है। ठीक है। तो मैं क्या चाहता कि बेसिक मैथ्स के साथ साथ एक बंदा नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को भी महारत हासिल करे। मेरे नंबर सिस्टम का लेक्चर ऑलरेडी मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल नैप स्ट्रीक में डला हुआ है। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें काउंट होनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने तरफ से इन इन टॉपिक को भी कवर कर लें तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। जब एक्सपोनेंट्स पढ़ा तो सर्ट्स और इंडाइसेस पढ़ना, अभी नहीं, पहले रेशनल इरेशनल नंबर जान जाओ। ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में पूरा जानना, इरेशनल नंबर के बारे में पूरा जानना। ठीक है। ऑपरेशन उसके बारे में जानना, चीड़ फाड़, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है। पूरा रियल नंबर का ऑपरेशन पता होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना चाहिए। जब नंबर का ज्ञान हो जाए, इरेशनल नंबर, जब नंबर का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद हमें जानना है यूक्लिड्स का पार्ट, है ना। यूक्लिड्स लेमा बोलते हैं, अब सिलेबस से हटा दिया गया है, पहले था सिलेबस से अब हटा दिया गया, यानी इनफैक्ट छोड़ो, अभी पिछले साल का 2024 का पहला सवाल लेमा पे था, यूक्लिड्स लेमा का। ठीक है, हमारे डीपीटी से एज इट इज उठ के आया था सवाल। ठीक है। यूक्लिड्स लेमा, उसके बाद पढ़ेंगे एचसीएफ, देन पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडा शॉर्ट में लिख देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी और टॉपिक है? एफटीए के बाद एलसीएम, एलसीएम के बाद बच्चा को पढ़ना चाहिए सर्ट्स और इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस,
जिसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स एंड पावर रिवाइज करेंगे, उसके बाद सर्ट्स और इंडाइसेस, है ना। फिर रेशनलाइजेशन, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इससे हट करके मेरे को बेसिक मैथ्स में और क्या क्या चीजें चाहिए होता है, कि बच्चा अगर नवाब सर के हिसाब से बेसिक मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको और अलग से अपने तरफ से क्या क्या चीजें पढ़ा होना चाहिए पहले से। अच्छा साथ गुड। एक तो अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टोराइजेशन, है ना, फैक्टोराइजेशन। मतलब एक बंदा अगर 11वीं क्लास में जा रहा है, या वो अपनी 9th 10th पढ़ के आया है, और मैथ में अगर इतना चीजें नहीं जानता, तो समझ लो मैथ का उसको एम नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता। तो कुछ आप अपने चैप्टर्स में तो बहुत हासिल कर ले, तो महारत हासिल, ये वो टॉपिक हैं जो तुम्हारे 11वीं 12वीं में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो आपके गुजारिश पे ही मैं आपको बेसिक मैथ्स और नंबर सिस्टम पढ़ाने आया हूं, ठीक है ना। थोड़ा लेंदी है, बहुत सारे कंटेंट हैं, चैप्टर्स हैं, इसके हिसाब से कोशिश ये रहेगी कि इसको एक लेक्चर में फिनिश करना, लेकिन आज ओवरव्यू में थोड़ा टाइम गया है, तो चांसेस हैं कि शायद आज हम लोग उतना नहीं कवर कर पाएंगे, जितना कवर कर पाएंगे कोशिश करेंगे उतना। ये एक लेक्चर का है, ये मतलब टारगेट तो था ये एक लेक्चर में फिनिश करेंगे, लेकिन मुश्किल छोटे छोटे टॉपिक है, एकदम छोटे छोटे, जैसे बोर्ड मास क्या है आपको पता ही है, 2+2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है ना भाई। व्हाट इज 2+2 डिवाइड बाई 2, आपने अपने बेसिक मैथ्स में चेक कर लिया होगा कि क्या बच्चे गलतियां करते हैं, बस हो गया खत्म बोर्ड मास, ठीक है। लेकिन एक लेक्चर इस पे, 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 और एक लेक्चर इस पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेक्चर का ये पूरा हमारा बेसिक मैथ्स आपके बैच में, खासकर क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। दूसरा, ये वाला लेक्चर 2 लेक्चर का जाएगा, ये 2 लेक्चर, ये एक लेक्चर, ठीक है, ये एक लेक्चर, ये एक लेक्चर, और ये एक लेक्चर, तो 1 2 3 4 2 6, 6 6 12 1 13, अराउंड 15, क्योंकि हम डीपीटीज का डिस्कशन भी करेंगे, तो 15 लेक्चर। आप ये मान के चलें कि ये एक महीने का पूरा मामलात है, ये 2 चैप्टर्स, सही है ना। तो इतने इत्मीनान से, इतने आराम से जो भी टेस्ट पेपर आएगा, वो टेस्ट पेपर को आपको इस अंदाज में इसी के हिसाब से आएगा, है ना। और जो डीपीटीज मिलेंगे उसको आपको करना ही करना है, ठीक है। जो आज जो हो सकता है, आप जो डीपीटी मिले शायद पूरा देखते हैं कितने देर तक में कितना हो पाता है, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। आयशा, मॉडल्स का सॉरी मॉड्यूल का हम पीडीएफ तो आपके ऐप में अपलोड करते ही करते हैं, इस साल से हम जो भी बच्चा ऑनलाइन में जुड़ रहा है हमसे, उसको हम मॉड्यूल अपने तरफ से भेज रहे हैं उसके घर पे। तो जो भी चीजें अभी आपको कंटेंट, किसी के पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल है किसी के पास, लाओ दिखाओ जरा, जो जो मॉड्यूल है, सिर्फ मैथ्स का नहीं, सारे मॉड्यूल है, सारे हैं, लाओ दिखाओ। हाँ, 8th वाले में लिखा है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो भी है लिखा हो ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, लास्ट वाला रेशनलाइजेशन। सुनो, बाहर से ले आओ, बाहर सामने, सामने रैक पे लगा ना, जरा एक बार इन बच्चों को दिखा दो, ऑनलाइन वाले बच्चों को, कि यार हम लोग इमेज क्लासेस में इस साल एक बहुत अच्छा काम किए हैं। बच्चों को आंखों पे बहुत प्रेशर होता था क्योंकि वो मॉड्यूल करते थे, तो क्लास के वक्त तो रहना ही रहना है लाइव, है ना भाई। अब पता चला मॉड्यूल को खोल करने के लिए भी हमें ऐप को खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साल से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम ना बच्चों को मॉड्यूल उनके घर पे भेज रहे हैं, ऑफलाइन वाले को तो मिल रहा है, तो बैग के साथ, है ना, इमेज क्लासेस के बैग के साथ हम मॉड्यूल भी उनको घर भेज रहे हैं, ठीक है। दिखा बैग एक, दिखा दो इन लोगों को बैग, एक बैग दिखा दो, ये वाला बैग, है ना, इसके अंदर मॉड्यूल डालते हैं पूरा। मॉड्यूल का शायद 7 सेट है ना, 7 है ना, एक मैथ्स का अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर जीके इंडो एक में, और एक इंग्लिश, तो 6 है। लगे तो आप एमयू बूस्टर और ट्रू गाइड ये भी आप कर सकते हैं अलग से, है ना। तो आप समझ लो 8 का सेट आपके घर पे भेजा जाता है जब आप इमेज क्लासेस से जुड़ते हैं। हाँ, एक डीपीटी की किताब, यस, ये तो रह गया। एक डीपीटी, जितने भी हम डीपीटीज देने वाले हैं, अराउंड 80 से 85 डीपीटीज, उसकी कंप्लीट बुकलेट बना रहे हैं, सिर्फ मैथ का नहीं, सबका कंबाइन रहेगा उसमें डीपीटी, क्वेश्चन बैंक के नाम से हम उसको जानेंगे, वो भी हम आपके घर भेजने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को भी मिलेगा, बिल्कुल। नवाब सर जितना बोलते हैं उससे ज्यादा देते हैं, तो मैंने बोला नहीं था, देने वाला हूं, ठीक है।
तो पीडीएफ में भी हम डाल देते हैं इसलिए ताकि कोई बच्चा किसी को कभी पढ़ना हो सीखना हो पढ़ सके। ठीक है, उतारो जल्दी से। ये वाला टॉपिक नहीं उतारा तुमने, उतार दिया, बहुत बढ़िया। सर मैं तो नाइन्थ इंट्रेंस का हूं, कोई बच्चा अगर ये वीडियो नाइन्थ इंट्रेंस का बच्चा देख रहा है तो सर अगर मैं इतना कवर कर लूं, आपका सिर्फ बेसिक मैथ्स कवर कर लूं जो आप यूट्यूब पे हमारे लिए फ्री में दे रहे हैं, तो हम कितना सवाल अपने नाइन्थ इंट्रेंस के एमयू में कर पाएंगे। एमयू में, जामिया में तो और ज्यादा कर पाएंगे, जामिया का लेवल थोड़ा कम होता है। तो मैंने पूरा रिसर्च किया और पता क्या चला, मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कर पाएंगे। और गलती से अगर तुम्हें मेरा नैप स्ट्रीक वाला चैनल खोल लो, नैप स्ट्रीक वाला चैनल खोल लो, जो कि मैं अपने पर्सनल इमेज क्लास के चैनल पे नहीं है, नैप स्ट्रीक के चैनल पे इन लेक्चर्स को भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इनको भी अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं सिर्फ बेसिक मैथ्स इस इमेज क्लासेस के चैनल पे डालने वाला ताकि कभी भी कोई वीडियो देखे तो उसको फायदा हो। ठीक है, तो कहते हैं अराउंड 20 सवाल नाइन्थ इंट्रेंस के, अराउंड 20 सवाल इन 2 चैप्टर्स में कवर्ड, नाइन्थ इंट्रेंस का। और अपने 11th इंट्रेंस के कितने सवाल कवर्ड हो जाएंगे सर? जैसे पिछले साल, अच्छा बच्चों ने किताब का, अच्छा क्या बात है, मॉड्यूल का फोटो भेज दिया माशाल्लाह, हीरा ने, बहुत सही। ठीक है, मुझे वीडियो भी चाहिए था आप लोगों से, है ना हीरा, आप लोग वीडियो भेजते नहीं हो ना। अगर मैं 11th इंट्रेंस की बात करूं तो खाली बेसिक मैथ्स में लास्ट ईयर 2 सवाल आए। उससे पहले एक सवाल, उससे पहले एक सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले एक सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले एक सवाल, उससे पिछले 3 सालों में 0 सवाल, एक भी सवाल नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूं। ये तो सर ये 5th से 8th क्लास का सवाल है, इससे भी एमयू 11th इंटरेस्ट में सवाल आया। बोल तो रहा हूं, पिछले साल 2 आया एक्सपोनेंट्स एंड पावर के दोनों सवाल पे, उससे पहले एक सवाल, ज्यादातर एक बार 4 सवाल भी जो आया है। ठीक है, वो 4 सवाल में 3 सवाल तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का था। अच्छा मैं वो मॉडुलस वाला सवाल कौन नहीं कर रहा हूँ, मॉडुलस का सवाल एग्जैक्ट नहीं था, मॉडुलस का यूज था, इसके यूज हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा अब रही बात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो चैप्टर है जो आप अपने 6th 7th 8th से भी, कहाँ चले गए थे आप, अपने 6th 7th 8th से भी पढ़ते आते हो। बायोलॉजी नहीं है तो ये मॉड्यूल का पूरा सेट है ना, फिजिक्स का अलग देते हैं, केमिस्ट्री का अलग। ठीक है, उसके बाद क्या, ये इंग्लिश का मॉड्यूल है, ये इंडो इस्लामिक और जीके का मॉड्यूल है। ठीक है, ये सारा मॉड्यूल इंडो इस्लामिक और जीके का है। उसके बाद कौन सा है, मैथ्स, मैथ्स वाली सबसे मोटी होगी, तो इस सवाल का खजाना यहाँ पे कुछ ज्यादा है। ठीक है, और कौन सा घट गया इसमें, एक शायद बायोलॉजी का नहीं है, तो बायोलॉजी का भी सेम है बायोलॉजी, लो बायोलॉजी का भी आ गया माशाल्लाह। तो ये सारे मॉड्यूल ना आपके घर पे पहुंच जाएगा, एक गूगल फॉर्म होता है, आप क्लास के ऐप में, ये अपना रख लो भाई, ये वापस कर देना जाके, है ना, यहीं रख देता हूँ। ठीक है, आप अपने क्लास के ऐप में ना एक डिस्कशन लगा होगा, डिस्कशन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म, उसको भर देंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपको कॉल करेगा, आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा कि आपने एड्रेस सही दिया, उसके बाद फिर आपके कोरियर कर देगा, 7 दिन में आपको कोरियर रिसीव हो जाता है ना, पार्सल। डन 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 डन। अरे नहीं सर, एससीएफ के बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बड़ा लंबा सा नाम है। ठीक है, ये अभी भी सिलेबस में, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, और छोड़, अगर हटाया गया कब, 2 साल पहले हटाया गया, मेरे को भरोसा नहीं आ रहा तो सोच, अगर 2 साल पहले एनसीईआरटी रिवाइज हो गया था कोरोना काल में, याद करो जब आपको चैप्टर्स को डिलीट किए गए थे, टॉपिक्स को डिलीट किए गए थे, तो जामिया ने उस साल से ही, 2 साल से जामिया ने नए एनसीईआरटी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। एमयू वाले भाई साहब 2024 का पहला सवाल इस टॉपिक से है, सोच, मतलब एमयू अभी भी पुराना एनसीईआरटी कवर कर रहा है। ठीक है, हम आपको बहुत सारे टॉपिक से सवाल दिखा सकते हैं, जो मॉड वाला सवाल भी आया था ना, उसमें भी ये ना उस सवाल जो दे रखा है तो आउट ऑफ सिलेबस का, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में है, अब नया एनसीईआरटी में वो टॉपिक हटा दिया गया। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर करके बहुत सारे टॉपिक हैं, अराउंड 15-17 टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है कि अब वो सवाल हम उससे नहीं पूछेंगे आपके बोर्ड्स में। ठीक है, आइए, ऑनलाइन वाले बच्चे मैंने बता दिया समझ, आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है बस, डन डन हो गया भाई। हम 2 चैप्टर का महारत हासिल करने वाले, एक तो बेसिक मैथ्स और दूसरा नंबर सिस्टम, उसके बाद फिर हम आगे, आप जो चैप्टर बोलोगे। अच्छा सर आपने पूछा ही नहीं, सर 11th एंट्रेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कहां से आता है सवाल, इन 9 से कितना आता है, 10 से कितना आता है। ठीक है, और सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे, अनस सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, जानने के लिए चैप्टर पहले फिनिश कर ले, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा चैप्टर, इनफैक्ट सिर्फ मैथ में थोड़ी बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंडो जीके इंग्लिश सब नवाब सर बताते हैं, क्योंकि हमारी एमयू बूस्टर में पूरी एनालिसिस है। आप उस एनालिसिस को समझ नहीं पाते हो, मेरे को पता नहीं मैं एनालिसिस कैसे बनाया है,
तो मैं आपको सिखाता हूं उस एनालिसिस को जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि किसी चैप्टर को कितने डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, पहला चैप्टर का नाम लिखते हैं, दैट इज बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स। हाँ भाई, तो पहला चैप्टर है दैट इज योर बेसिक मैथ्स, और इस बेसिक मैथ्स में आप पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, दैट इज, ये बेसिक मैथ्स बाय नवाब सर है। सबको अपने अपने हिसाब से बेसिक मैथ्स पढ़ाना होता है। जब आप 11th क्लास में जाते हो तो फिजिक्स का टीचर आपको ना पहले फिजिक्स पढ़ाता ही नहीं, पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाता है। अच्छा, वो अपना बेसिक मैथ्स पढ़ाता है कि उसको फिजिक्स में कौन कौन से मैथ की जरूरत है, तो अपना मैथ्स पढ़ाता है। मेरे को आपको मैथ्स सिखानी है। आप अगर 9th 10th पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम इतना तो मैथ आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको लिस्ट लिखा है, इतनी मैथ तो कम से कम आपको आनी चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए खासकर, क्योंकि ये ना इंट्रेंस के बैच में जब हमें वक्त मिलता है, खासकर मॉर्निंग का बैच जो होता है हमारा, जो अभी मॉर्निंग का बैच चल रहा है, इस मॉर्निंग के बैच में टाइम बहुत होता है। तो हर साल के बैच में मैं सब चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे भी लाइव रहूंगा, यूट्यूब पे भी बच्चों को दूंगा लेक्चर्स। आइए, सबसे पहला टॉपिक इसमें से पढ़ने वाले, दैट इज व्हाट, मैं बोर्ड मास लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि नवाब सर का एक बड़ा फेवरेट सवाल है ना, व्हाट इज 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने अक्सर बच्चों को, आप तो बहुत अब तो सीख गए हैं इसलिए आप गलत नहीं बोलेंगे, अक्सर बच्चों को मैंने 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 में ये करते देखा है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों करते हैं सर वो? क्योंकि दिमाग में यही है ना, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, इससे जब सॉल्व करोगे तो आंसर पक्का 2 आएगा, इसलिए आंसर वो बोलते हैं 2। या कोई अगर पेन नहीं चला रहा है तो काम ऐसा करेगा सर, 2 + 2 ना सर, तो 4, और डिवाइडेड बाई 2, देखिए ना आया तो आंसर 2। तो कोई गलत नहीं कर रहा है क्या वो? अरे वहां गलत कर रहा है, हमारा मैथ ही पूरा फेल कर दिया उसने। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना, तो आंसर इज 12। ऐसा इसलिए 12 क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहला काम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन। तो पहला मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, तो ये भी गलत पार्ट है और ये भी गलत है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 12। सर ऐसे कैसे क्लिक किया, और इस बंदे ने क्या ऐसी गलती कर दी? उस बंदे को मैथ्स पढ़ना नहीं आता है। हम मैथ्स सीख तो जाते हैं लेकिन मैथ्स को पढ़ना नहीं सीखते हैं। तो ये जो लिखा है, दिस इज जो मैं पूछ रहा हूं, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एकदम सही लिखा हुआ है। बस अब जो बंदा पढ़ना तो जान रहा है, उसको सॉल्व करना नहीं आ रहा। पहला काम डिवीजन का होगा, उसके बाद एडिशन का होगा, सही आंसर क्या आएगा, 3। और आप नहीं, बीटेक के बच्चे जो 11वीं 12वीं कर चुके हैं, उनसे भी मैं रैंडम सवाल पूछ रहा था, बता 2 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, वो भी बेचारे जल्दीबाजी में 2 बोल देते हैं। तो आप अगर बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा मकसद एक ये रहता है कि मैं आपको पुरानी बचपन की चीज, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे। अब भूल कैसे गए तुम लोग यार, हैं? तो ये भूलना नहीं है, ये बचपन का प्यार। ये क्या हो गया इसको, बचपन को याद करने जा रहे हो क्या? अच्छा, बचपन को याद करने जा रहा है, ठीक है जाओ। तो ये और ये, अब सर इस बात को, इसमें क्या गलती किया उसने, चलो मानता हूं इसको 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2। यहां पे कमाल है इस होल का, या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो, यहां पे कोई गलती नहीं है। जो मैं बोल रहा था उसके हिसाब से ये अलग चीज लिखी हुई है। अब अगर मैं ये बोलता तो पक्का आंसर 2 सही था। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो बचपन में आपने ये भी पढ़ा हुआ है, 2 + 2 इज, पहले पहले ब्रैकेट, है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 2, पक्का आंसर 2 सही है, कोई गलत नहीं। तो गलती क्या होती है, आपको याद है मैंने बेसिक मैथ्स की सब बातें आपको रिवाइज कराई है। मैंने क्या बोला था, जितनी भी हम लोग मैथ नॉलेज वाला जो टेस्ट दिया है, वो 10 सवाल का जो टेस्ट लिया है, सारी बातें हम फिर से पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक नोट्स बनाएंगे। तब वो सिस्टमेटिक नोट्स बनाने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। अब सिस्टमेटिक नोट्स बनाने में 1 मिनट रुकना, भी उतारने के लिए आपको वक्त मिलेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, नवाब सर के 3 रूल याद है ना, 3 रूल भूलने का एकदम नहीं, उतारने के लिए आपको वक्त मिलेगा भाई। सर ये बताइए मुझे आप, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, गलती क्या हुई? बस वही ना, बचपन का प्यार भूल गए थे। अब हम नहीं भूलेंगे, आपने पढ़ा दिया। बी फॉर ब्रैकेट भी कितने तरह का, 3, बड़कू
है छुटकू और मिडिल कू है। मिडिल, अबे मिडिल कू ना होता है, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, है ना, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एक बात जरा गौर से देखेंगे आप, इसमें भी एक बड़ा अच्छी सी बात है, एक ऊपर वी बोर्ड मास करके होता है, वेनिकुलम शायद इसको कहते हैं, वेनिकुलम। ठीक है, CULLAUM। ये क्या होता है सर? वी बोर्ड मास बोलते हैं एग्जैक्टली। किसी किसी किताबों में वी, किसी ने पढ़ा है वी बोर्ड मास? पढ़ा है? मैंने पढ़ा है अलग, मेरे अलावा, मेरे अलावा नहीं। अब पढ़ लो जरा, समझो आप। अगर कल को मैं ऐसे दे दूं वी मतलब बार, वी बोर्ड मास मैं दे दूं और बोलूं ना ये बार लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने बार लगाया, इसका मतलब पहला सॉल्व कौन होगा? बार। तो अब हम इसके ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब पहले इसी को सॉल्व करो। कितना आया? 6 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना आया? 2। कल को हम जहां दिल करे वहां पे बार लगा सकते हैं। तो ये कम यूज होता है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप लोग कभी की नहीं पढ़ते ये चीजें। अब जान गए आप लोग कि कल को अगर बार आ जाए तो हुक्का बार नहीं चले जाएंगे, ये अलग वाला बार है। ठीक है, ये मैथ वाला बार है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बचपन में ये जो चीजें हमने पढ़ी और साथ ही साथ जो हमने पढ़ना सीखा, ठीक है, वो हमने बोर्ड मास से अपनी कहानी और जर्नी शुरू की। और इस जर्नी को हमें भूलना नहीं है। लगे हाथ, जब आप ये पढ़ना सीख रहे हो तो जरा दो चार चीजें और पढ़ना सीख जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 2 होल 1/3। ये कमाल होल का है। इसको हम लोग कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं? हाँ, यस, दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का मिक्स्ड वाला पार्ट है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा चलो बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4 होल 3/4। चैट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग, यूट्यूब वाले बच्चे ना, दिस इज व्हाट 4 होल 3/4। अच्छा, ये कितने के बराबर होगा? तो 4 × 4, है ना, प्लस का 3, यही तो करते हैं, और अपॉन का 4, 16 3 19, 19/4। अच्छा, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये कैसे पता चला यार? बस डॉक्टर और नर्स ने हमें काम करा दिया। तो जब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जाना तो थोड़ा सा ये जानते हैं, क्योंकि ये दो फ्रैक्शन है जो बड़ा बहुत तंग करता है आप लोगों को। एक तो प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर, बड़ा दिक्कत करता है मास्टर जी। ठीक है, उससे पहले मैं क्या चाहता कि जरा सा ये बता दो मेरे दोस्तों, ये कितने के बराबर होगा? 13/2। पक्का? महागलत। ये मिक्स फ्रैक्शन का लिखने का सही तरीका है ही नहीं है। बस याद आया? क्या ये बात पढ़ाई नहीं गई बेसिक मैथ्स में? भूल गए कितने जल्दी? 3 लेक्चर नहीं हुआ, आप भूल गए। क्या गलत तो बताया आप लोगों ने। तो क्या समझने का, A B/C अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो कंडीशन कहता है B एक तो 0 से बड़ा होगा और C से, ये याद रखना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में ये कंडीशन है। मिक्स्ड को ऐसे लिखते हैं मेरे दोस्त, तो भावनाओं में कभी बह करके गलत मत पढ़ दियो। ठीक है, चाटे भी पढ़ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, प्रॉपर और जानना जरूरी है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या मतलब है? ठीक है, प्रॉपर मतलब भाई बात प्रॉपर चल रही है, और बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है? न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और यहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, इनफैक्ट बात भी सही है, बराबर भी हो जाता है। अगर बराबर हो जाए तो ये वो इम्प्रॉपर में काउंट होगा। मतलब 5/5 प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। बराबर भी अगर हो जाए तो सही। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाली चीज है, अगर 5/5 भी दे रखा है तो दिस इज इम्प्रॉपर। अगर मान लीजिए मैं लिख दू 10/3, ये क्या है? इम्प्रॉपर। लेकिन अगर मैं 2/3 लिखूं तो प्रॉपर, 4/7 लिखूं तो प्रॉपर, एंड सो ऑन। ये बताना, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो ऑलवेज प्रॉपर या इम्प्रॉपर? मिक्स फ्रैक्शन और ऑलवेज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये अंग्रेज लोग सर समझो,
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड। मिक्स्ड में हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से है। पूरा ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात फ्रैक्शन की। ये कितना लिखा है, 19/4। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो कौन सा हुआ? तो भाई ये कह सकते हो कि भाई मिक्स्ड वाले चचा जो हैं वो इम्प्रोपर का ही एक भाई है। तो मैं कह सकता हूँ जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है वो सबके सब क्या है, इम्प्रॉपर है। यहां समझ में आ रहा है मास्टर जी? ये वाला कैसे याद किया तुमने? मेरे को तो बड़ा याद करने में बड़ी दिक्कत होती है यार। तो याद होगा आप लोगों को शायद, मैंने क्या बताया था, डॉक्टर और नर्स। तो ये भाई साहब डॉक्टर और ये नर्स। डॉक्टर का होता है नर्स से ज्यादा होता है, तो डॉक्टर नर्स से बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर बात है। और जब तुमने कह दिया ना 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 नर्स बड़ा हो गया है डॉक्टर से, अरे कौन सी दुनिया में जीरो, ये तो इम्प्रॉपर बात कह रहे हो तुम। तो प्रॉपर बात, ठीक है। हमारे गुजरात में ससुराल हमारा वही है, सूरत। तो वहां पे ना बरोबर बोलते, बरोबर बरोबर, है ना, बरोबर है। हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है भाई ठीक है, वहां बरोबर बरोबर बरोबर, प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही चलता है, बरोबर बरोबर, है ना। तो आप जल्दी से अब इसको छापो, ठीक है। इतना उतारो आप लोग जल्दी से। हाँ भाई, कुछ लगा ऐसा कुछ? नहीं, लग तो जाता है, कभी कभी दिल पे भी लग जाता है और कभी कभी गाल पे भी लग जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लिख दिया मैंने? वेनिकुलम, हाँ। वी बोर्ड मास। एग्जैक्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या लिखा था।
वेनिकुलम, विनकुलम, विनकुलम, VIN, विनकुलम, VIN, विनकुलम, VINCULUM, ये है स्पेलिंग। ठीक है। ठीक है। अगर कहीं पे विनकुलम आ जाए इसका मतलब है भैया पहले वही सॉल्व करो। आज का है ना। ठीक है। तो यार ऑनलाइन वाले तुम लोग को तो ये डीपीडीज मिलती हैं, है ना। ये डीपीडीज मिलती है, आप उसको रोजाना सॉल्व करना है। हमने आपको तरीका बता रखा है डीपीडी सॉल्व कैसे करना है ना। तो पॉसिबिलिटी आज देखते हैं, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स। क्यों है सब, क्यों भाई? अच्छा है, बहुत है। हाँ, 2.5 भी बोल सकते हैं, साध ने अच्छा किया। साध ने कहा कि सर हम इसको 2.5 भी तो बोल सकते हैं, अगर मान लो 2 होल 1/3, 1/2 लिखा हुआ है। 2.5 भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। 2 and 1/3 बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। डन 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 डन। जल्दी चल, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप टेक योर टाइम। बोर्ड मास के बाद क्या पढ़ाना है मुझे? डिवीजन, डिवीजन को भी रोकेंगे, सिंबल्स थोड़ा दाएं बाएं ऊपर आगे नीचे करके पढ़ेंगे हम लोगों ने इसको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हो गया। डन डन कर लो जल्दी। क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में डन लिख देंगे आप लोग। हाँ, 2-3 लोगों ने डन किया अभी सिर्फ। आज जो डीपीटी मिलेगा ना हम लोग शायद चलो कोशिश करते हैं आज हो जाए तो ठीक है। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आधा घंटा नहीं लेते हैं तो हम वो 5 टॉपिक आराम से पढ़ सकते थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट। हाँ, तो पहले हम लोग ने बोर्ड मास जाना, थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें देखा क्योंकि हमें पढ़ना आना चाहिए। जब भी अगर आपको लगे कि यार पढ़ना नहीं आता है तो पूछ लेने का कि सर क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये बताओ। हिंदी अनुवाद है 2 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 3। इंग्लिश अनुवाद क्या है? एग्जैक्टली 2 रेज्ड टू द पावर 3 है। अंग्रेजी इतना बड़ा है भाई, हिंदी कितना अच्छा, 2 के पावर 3। ये ज्यादा आसान है यार। ठीक है। 2 के पावर 3 लिखी है। हाँ, 2 के पावर 3 ही है, बस के पावर को रेज टू द बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं ना, इसलिए ना मैथ्स में ना कभी भी आपको कुछ चीजें लगे सर इसको पढ़ेंगे क्या, आप पूछ लेना बिंदास। ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी ना बोल के चीजें करते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट। सिंबल से सर पहले टू मैं क्यूब चाहता हूँ। भी तो कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या क्या क्या? सर 2 क्यूब भी तो बोल सकते हैं। 2 क्यूब भी बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसको कैसे बोलोगी?
अब बता, क्यूब तो इसका वर्ड छोटा बोल दिया तुमने, टू क्यूब। अब बता इसका, इसका तो छुटकू वर्ड है ही नहीं कोई। ठीक है ना? तो हाँ, आसान वर्ड है, किसी किसी जगहों पे आसान है, हर जगह आसान नहीं है। अच्छा लगा, गुड। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स, है ना? ब्रैकेट्स का बड़ा कमाल है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का कमाल है। ठीक है? कैसे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स? आपने जो बोर्ड मास में तीन सिंबल्स पढ़े है ना, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इनको हम और भी जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। जैसे आपको याद है केमिस्ट्री में आप कंसंट्रेशन के लिए इसको यूज करते हो, पता नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, तो ब्रैकेट में लगाते हैं अपन। ठीक है, ध्यान नहीं है? अलग अलग सिंबल हम यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो मैथ में ही इन तीन सिंबल को और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे और कहाँ यूज किया जाता है आपको भी बताता हूं मैं। ठीक है? हाँ, अगर वो आप पुराना बेसिक मैथ्स का लेक्चर में जाएंगे जो मैंने अपने नैप स्ट्रिक में डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेट थ्योरी भी पढ़ाया है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह भी पढ़ाया है। उसकी उतनी सच जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो 11th क्लास का पहला चैप्टर है, सेट थ्योरी। तो 11th क्लास का पहला चैप्टर में बहुत सारे बेसिक की बातें दे रखी है, तो मैं सेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सेट थ्योरी से सवाल आया भी नहीं। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, वो मैं सिंबल्स में आपको पढ़ा दूंगा, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है? आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट है सर, इसको जो आप बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो सिंबल है, इसको अब पहले आप जो स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसी का दूसरा नाम ओपन ब्रैकेट हो जाएगा क्लास 11th में। ठीक है? ये जो आप बोलते हो, ये बिग ब्रैकेट है, ये आगे जाकर के क्या बन जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। और अभी भी ये मिडिल या करली ब्रैकेट है, जिसका मतलब क्या है? मिडिल या करली ब्रैकेट। ठीक है? अब इसका मतलब और इसका यूज क्या है उतारने के लिए मैंने नहीं बोला है समझेंगे आप। इसका यूज क्या है, कब कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? उसके लिए मैं क्या चाहता, थोड़ा सा जाने माने मेरे बड़े प्यारे प्यारे से छुटकू मुटकू से सिंबल्स हैं, छोटे मोटे से सिंबल्स हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद में सिंबल्स ही पढ़ाऊंगा आप लोग को ना। छोट जाने माने से छुटकू फुटकू से मेरे सिंबल्स हैं, ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब और ले भाई साहब। ए भी है, ए वाले भाई साहब। तो उम्मीद है इसको तो सब जानते होंगे, ये तो इक्वल टू चचा है। ठीक है? इसके जो खानदान वाले हैं बड़े दिक्कत करते हैं। अब कैसे दिक्कत करते हैं जरा समझो आप, मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, आपको करना क्या है कि बताना है कि ये कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है? हाँ, बस इतना काफी है। जिससे पूछा जाए वो जवाब देंगे आप लोग ना। और आप लोग चैट सेक्शन में लाइन से जवाब दे दे, ट्रू फॉल्स क्या है ना, नंबरिंग भी दे दिया मैंने, आप लाइन से दे दो कि ये ट्रू है या फॉल्स है या क्या है। 10 सवाल, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट ट्रू स्लैश फॉल्स। ए, गलती से ई मत दे देना कि सर ये है जवाब, मास्टर भी कंफ्यूज, ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। ठीक है? तो जवाब आपको ऐसे देना है जिससे हमें भी सब सेटिस्फेक्शन हो। चलो शुरुआत करते हैं। 10 बच्चे ढूंढते हैं आपके क्लास में जिससे लगे कि मैथ उसकी अच्छी है। बिल्कुल जवाब दे, ये पहला सही है गलत? जल्दी। गलत है। हाँ भाई, दूसरा फॉल्स है। हाँ भाई, तीसरा ट्रू है। हाँ, फॉल्स है। मुझे नहीं पता आपके जवाब, खाली मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ भाई, ट्रू है। चलो ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों से अब बात करते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास कौन है? अदीबा, चलो बताओ। अदीबा बताओ, 6 नंबर में क्या है? अदीबा,
अदीबा ने कहा सर ट्रू है। ओके, नेक्स्ट रेहान। रेहान बताओ जल्दी सा। रेहान, रेहान खान, बताना यार, माइक तो ऑन कर लो। साकिब, अरशान। रेहान कह रहा है सातवां करेक्ट है। अच्छा, माइक ऑन नहीं करना है, बहुत बढ़िया। ट्रू। अच्छा ट्रू है। अरीबा नाजनीन बताइए जरा, आठवां नंबर। अरीबा। सर ट्रू है। ट्रू है। चलिए भाई, इधर गर्ल्स का नंबर है। गर्ल्स, हाँ, ये बताओ, एकदम आसान वाला तुमसे दिया हूं। ट्रू है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पक्का फॉल्स है। मुझे नहीं पता कि आपने कैसा कैसा क्या जवाब दिया है। अब मुझे जानना ये है कि हाँ भाई, चल टॉपर इंसान बता, इसमें से कौन सा लग रहा है तेरे हिसाब से कि गलत है। क्या ये वाला तो गलत है सर, जिसने जवाब दिया है? 10वां वाला ही गलत है? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए, है ना? चलो, एक टॉपर ने एक चीज इंप्रूव किया। अभी और चेक करो, इतने देर से क्या है। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे जरा, कौन सा लगता है कि आपके हिसाब से आंसर चेंज होना चाहिए। थर्ड वाला, थर्ड वाला सर क्या है? सेकंड और थर्ड। ये सर फॉल्स है? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड? नहीं सर, सेकंड वाला ट्रू है। सेकंड वाला ट्रू है? गलत बोल रहे हो सब, यस सर। हैं? फोर्थ वाला ट्रू होगा, चलो ठीक है। और 8 9 10th ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। बाकी सब फॉल्स है। फिफ्थ तो सर, तुम भी फिफ्थ फॉल्स फॉल्स हो है। गए, तुम्हारा भी फॉल्स हो गया सर आंसर। ए भाई, ए, सर तुम फिफ्थ लोगों को क्या फॉल्स लगता है। है? ना ना, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, नवाब सर को ये नहीं पता है कि तुम्हें ये नहीं पता है? मुझे भी पता है कि तुम्हें ये नहीं पता, और तुम्हें ये नहीं पता है इसलिए मुझे पता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें ये नहीं पता है, और जो नहीं पता उसका पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब जानो जरा, ये जो छुटकू छुटकू से सिंबल है, जो जो आपके दादा नाना ने रखा है नाम, ठीक है, उसका नाम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब जरा समझो, इस चचा का नाम है ग्रेटर देन। इस चचा का नाम है ग्रेटर देन। जैसे, जैसे पीछे वाला दोस्त, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 7 greater than 10। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता तो कैसे पढ़ते हैं? 7 greater than 10 नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 is smaller than 7। क्यों 7 greater than 10 नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, एकदम तुम सही बोल रहे हो। होता क्या है, बच्चे बोलते हैं, सर 7 greater than 10 और 7 greater than 10, क्या गलत है? अबे तेरे हिसाब से तो फिर लेस देन का कभी इन्वेंशन हुआ ही नहीं होता, बेचारा लेस देन तो कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। ठीक है, तो लेस देन जो है वो हम जो पढ़ते हैं ना, इसके रेफरेंस से पढ़ते हैं, इसके रेफरेंस में, है ना, ये हमारा रेफरेंस है, इसके हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है लेस देन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, लो पढ़ना सीखो। 10 is less than क्या लिखा है? 7। अब ये ट्रू या फॉल्स है? ये कौन सी दुनिया में तेरा ऐसा होता है बे? ट्रू, दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो 10 is less than 7 कहना गलत है ना भाई, 10 छोटा थोड़ी होता है। आइए, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, वो इन दोनों में गलती करते हैं। जरा नाम जानो इसका। इसका नाम है ग्रेटर, हाँ, देन, बस एंड में गड़बड़ा गए, और लगा हुआ है, और इक्वल टू। एंड और में फर्क है। एंड का मतलब ये भी साथ साथ होना। क्या हुआ है? अच्छा, गर्मी, तुम लोग फैन क्यों बंद कर रखे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी तो ठंडी नहीं आई अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग फैन क्यों बंद कर रखा है भाई। एसी बंद कर रखे हो तो चलता है, चलो अब एसी चालू कर लिया तुम लोगों ने, फैन क्यों बंद कर रखा है? हाँ, मतलब ऐसा कि माहौल की एकदम फैन बंद रहे। नहीं, कि अगर किसी को ठंडी लगती है, एक सिंपल बात, ठंडी वाले लोग भाई कल से इधर बैठेंगे, अपना फैन एसी बंद करके रखो। जिसको गर्मी लगती है इधर बैठेंगे, सही है ना यार? ठीक है, और तुम्हारे चक्कर में मैं भी गर्मी में हूं यार। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू है भाई लोग।
इधर जरा समझो ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो बड़ा हो जाए या बराबर, तो बात सही है। अभी मैंने क्या लिखा, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो चलो बराबर, चलो बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, ये बात सही है। यहां आते हैं, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7, चलो 5 7 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, लेस देन, लेस देन, तो ये भी बात सही है। फॉल्स किसने कहा था, गलत है, ये क्या होगा, ट्रू, ये वाला सही है, सही। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, देखो आप, 10 7 से बड़ा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है, तो ये बात एकदम सही है। 9 9 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये बात ये सही है। सेम 6 के लिए भी, 6 6 से छोटा तो नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे 10 10 से छोटा बिल्कुल नहीं है, 7 10 से बड़ा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये वाली बात भी ट्रू है। अच्छा हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा होता है, ये बात भी सही है। अब निगेटिव जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, तो भी ये बात सही है। अच्छा रेसिप्रोकल में जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो दिस इज ट्रू कि बिल्कुल 1/30 जो है वो बड़ा होगा 1/50 से, तो याद रखना 1 अपॉन छोटा ये बहुत बड़ा, ये क्या हो जाएगा अपने आप बड़ा, तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा रखते हैं वैल्यू उतनी बड़ी आती, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा रखेंगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी, ये बात बहुत सिंपल सा IQ से है, ठीक है ना। अभी उतारना मत, 1 मिनट उतारना मत, क्योंकि मेरे को जो बात सिखानी थी उसके लिए मुझे इसकी जरूरत थी। अब मैं आपको जो बात सिखाना जा रहा हूँ जरा इसको सीखो आप। मान लो कभी तुमने कोई आंसर सॉल्व किया और आंसर तुम्हारा ये निकल के आया कि आंसर जो भी होगा, अच्छा इसमें एक और भी भाई है, डबल इनइक्वलिटी, जरा इसको भी पढ़ना सिखाओ मुझे आप। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या, इसको पढ़ोगे कैसे, ये भी आता है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है। हाँ, तो अब आप गड़बड़ा गए, जब डबल इनइक्वलिटी आता है पढ़ते हैं 20 से, कहां से पढ़ते हैं, 20 से, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2x है, लेस देन नहीं सिंबल हुआ, x के हिसाब से ये ग्रेटर देन है, और इधर x के हिसाब से क्या बन गया, लेस देन, तो पढ़ेंगे x इज लेस देन 2, बट या एंड दोनों लगा सकते हैं, सॉरी कौन बोला लेस, तुम लोग बोला ना बक, x इज ग्रेटर देन, इसके चक्कर में x इज ग्रेटर देन, x 2 से बड़ा है बट छोटा है किससे, बट लेस देन, और लेस देन ही नहीं है इक्वल टू भी लगा हुआ है, और इक्वल टू 5, ये पढ़ेंगे हम लोग मेरे दोस्त, सही है, याद रहेगा। जरा एक पढ़ के बता दो खाली बस, क्या पढ़ेंगे, चलो सब एक साथ ट्राई करो, क्या पढ़ेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन 10, अब क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 10, पढ़ना सीखे, चलो ठीक है बहुत अच्छा है, ये भी आपने सीखे, अपनी तरफ से नाम लिख लेना। अब आइए मुद्दे वाली बात, सर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर था जिसको आपने सॉल्व किया और वो 2 और 5 के बीच में आया, मतलब जो भी आंसर है 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर है सब उसका आंसर है, बताओ कितने आए होंगे नंबर ऐसे, इनफाइनाइट, बिटवीन टू रियल नंबर देयर लाइज इनफाइनाइट रियल नंबर, तो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, मैंने ये नहीं पूछा कितने इंटीजर होंगे या कितने नेचुरल नंबर होंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट आंसर होंगे, ऐसे लिखूं या मैं आपसे ऐसा कहूं, ना यार ऐसा ना लिखो, आप ना नंबर लाइन पे इसको बना के दिखाओ, तो आपने कहा ठीक है सर नंबर लाइन बनाते हैं, ये 2 है ये 5 है, 2 और 5 के बीच की बात कर रहे हो ना आप, तो 2 और 5 को लेना नहीं है, जब लेना नहीं होता ना तो ऐसे ओपन स्विच बना देते, याद है आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच, ये ओपन होता है, और भाई जब क्लोज स्विच बना रहे हो तो आप, जब क्लोज स्विच बनाते हो तो कैसे बनाते हो, देखो जब क्लोज स्विच बनाते हो तो कैसे बनाते हैं, ये डार्क कर देते हो और इसको यहां लाकर कैसे लगा देते हो, याद आ रहा है कुछ, तो ये ओपन होता था फिजिक्स में और ये क्या होता था क्लोज, एकदम सेम कॉन्सेप्ट से, ये ओपन का मतलब इसको काउंट करना नहीं है, यानी जो भी आंसर लेना है वो 2 से लेकर 5 तक लेना है, या
अगर ऐसे बोल दें x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 5 ओपन, कोई फर्क नहीं है। ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है, अगर मैं ये ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सब लेना है, लेकिन 2 को नहीं लेना है और 5 को नहीं लेना है। तो ये लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। बोलो सुना, इक्वल टू नहीं लगा हुआ। इक्वल टू का मतलब वो ले सकते हैं ना वो नंबर, इसका मतलब ये हुआ 2 से बड़ा 5 से छोटा। अच्छा मान लो कल को ऐसा लिखा हुआ था, ए मास्टर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। बताओ नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? सर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और जब हम इसको लेने गए तो कैसे लिए भाई? 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे? इक्वल टू का क्या मतलब? लेंगे, तो ले लिया। 5 को लेंगे या नहीं लेंगे? ले लिया। अच्छा बीच वाले लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, 2 से बड़ा 5 से छोटा, तो बिल्कुल लेंगे। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 5 क्लोज। क्लोज का मतलब 2 भी लेना है और 5 भी लेना। सही। अच्छा सर मान लीजिए कल को ऐसे लिखा होता, कैसे? ऐसे x इज ओनली 2 एंड 5। मान लो कोई इक्वेशन सॉल्व किया आपने और उसके 2 रूट्स आए, 2 और 5। नंबर लाइन पे अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो, इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। इसको इंटरवल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इंटरवल्स में अगर लिखने हो, है ना, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये हुआ 2 और ये हुआ 5। आपने कहा सिर्फ 2 और सिर्फ 5, सिर्फ 2 और सिर्फ 5, तो आप यहां पे लगा दोगे सिर्फ 2 और सिर्फ 5। करली ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर करली ब्रैकेट लगाए इसका मतलब होता है सिर्फ 2 और सिर्फ 5। मान लो यहाँ पे ऐसे 10 नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर लाइन पे 10 को बोल्ड कर दोगे और इस ब्रैकेट के अंदर कितने लिख दोगे नंबर्स? वो 10 लिख दोगे आप, ठीक है। इससे पहले कभी तुमने गौर किया? क्या नहीं गौर किया? आपने गौर कभी करवाया ही नहीं। आप नेचुरल नंबर लिखते हो, नेचुरल नंबर्स आर इनडायरेक्टली ऑल काउंटिंग नंबर्स, लिखते हो ना, एंड सो ऑन। तुम्हें पता है यहाँ पे 3-4 सिंबल मैंने यूज कर लिया। पहला, ये करली ब्रैकेट जो मैंने अभी पढ़ाया, कभी देखा मास्टर को कि नेचुरल नंबर जब लिखता है तो करली ब्रैकेट की जगह या स्मॉल ब्रैकेट लगा देता है? किसी भी अच्छी किताबों में उलट के देख लो, वो हमेशा क्या लगाएगा? करली ब्रैकेट। क्यों लगाएगा? क्योंकि करली ब्रैकेट का ही मतलब है सिर्फ इन्हीं नंबर को लेना है, इसके बीच वाले को नहीं लेना। और अगर मान लीजिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब है या तो नहीं लेंगे या तो लेंगे, बीच वाला तो लेना ही लेना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको किताबों में जब नेचुरल नंबर, अच्छा मैंने एक और सिंबल यूज किया, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। नेचुरल नंबर ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, अंडरस्टूड है? ये नेचुरल नंबर है। अच्छा एक और नया सिंबल यूज किया, इसको 3 डॉट जो लगाते हैं हम लोग भावनाओं में, बह के बहुत सारे डॉट लगा देते हैं, नहीं बहना है भावना में। मैथ कहता है 3 डॉट सेज एंड सो ऑन, इसी हिसाब से आप आगे बढ़ जाओ। समझे? इसीलिए आप लोग नेचुरल नंबर में करली ब्रैकेट क्यों यूज करते हो, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अगर सच में समझ में आ गया है तो जरा सा किडनी चलाओ और मुझे इसका जवाब दे करके दिखाओ। अगर यहां पे ऐसा और ऐसा हो जाए, या यहां पे ऐसा और ऐसा हो जाए, तो क्या होगा मामला नंबर लाइन पे? बताना मेरे को, उसके बाद उतार लेना। एक तो 2 आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा। और एक्स बिलोंग, अच्छा ये भी एक सिंबल है, पता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कल पढ़ेंगे हम लोग ना, ये वाली पार्ट है ना, बिलोंग्स टू। और बाकी का आज एक मीटिंग है ना, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब एक्स क्या क्या ले सकते हैं, ये क्लास 11th में सिंबल आएगा बिलोंग्स टू। कल सिंबल्स में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सिंबल्स को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पहले इंटरवल्स का ज्ञान देना आपको जरूरी था, ठीक है। ये भी इंटरवल भी एक तरह का सिंबल है। ये चारों भी अपने में क्या है? सिंबल है। इसका मतलब है, क्या मतलब निकल के आता है, ये तो मतलब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। तो मैथ्स में सिंबल का बड़ा खेला है भाई, इसलिए मैंने पूरे सिंबल्स की लिस्ट बना रखी है अपनी किताब में, है ना। वो किताब का मैं झलक दिखाऊंगा कल आप लोगों को, जरा इसको समझेंगे आप। इसका मतलब है 2 को लेंगे या नहीं लेंगे? ओपन कर दिया। 2 को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। 5 को लेंगे या नहीं लेंगे? क्लोज कर दिया। 2 को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। 5 को नहीं लेंगे। अच्छा बीच वालों का क्या? लेंगे, तो बीच वालों को भी डार्क कर दिया। बीच वालों का क्या? लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का मसला है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है।
इक्वल टू लगा रहता तो करली ब्रैकेट आता। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट दो के साथ या पांच के साथ क्या लगाना है बता दो। दो के साथ ओपन या क्लोज, दो के साथ ओपन और पांच के साथ। आज तक कभी ऐसा सिंबल देखा था? तो आज तक कभी 11th क्लास में आए थे, या आज तक कभी नवाब सर से पहले पढ़े थे? तो इसलिए तो नया कुछ देखोगे ना यार। तो ये 11th क्लास में ऐसे सिंबल्स भी आते हैं। अब चलो इसका बताओ, x बिलोंग्स टू दो से पांच, दो पे क्या, क्लोज, और पांच पे क्या। क्या बात आपको समझ में आई? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और करली ब्रैकेट का असली सिग्निफिकेंस, असली जरूरत कहां पे होती है, और ऐसे अगर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। मतलब समझना जरूरी है ना यार। हम लोग गलत गलत चीजें पढ़ रहे थे, है ना, सही पढ़ाना सिखा दिया मैंने। इसलिए आप जिसके खोपड़िया में, किडनी में जो जो गलतियां हैं ये मुझे सुधारना है। जल्दी से छापो। अरे किडनी बेच दिया इसने। टाइम पता ही नहीं चलता यार। आप लोग को पता चलता है टाइम? आप सीख रहे हैं, जब आपको लगेगा कि आपको टाइम पता नहीं चल रहा है, पक्का आपको लगा आप सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन बार बार अगर घड़ी देख रहे हो तो टाइम पास हो रहा है। ना ना ना, नोट्स क्यों नहीं लाए तुम? नहीं, तुम्हें मैं दूसरी बार टोक रहा हूँ। मेरे को क्लासरूम में ही नोट्स बनाए होने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करना, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स अब आप एक साथ ऐसे उतार लो, इसको अलग से उतार लो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए क्या मुझे इसकी जरूरत थी कि नहीं? क्या इसकी जरूरत थी कि नहीं, इसकी इसकी? तभी तो आपको ये बात समझ में आती, इसलिए मैंने आपको इस हिसाब से पढ़ाया। तो टेक योर टाइम। आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे से उतारो, किसी बच्चे को कोई पूछना हो तो बिंदास अभी आप पूछ सकते हो, सर ये वाली बात दोबारा, है ना, उतारने ये, हाँ बस आप देखा। ये मैं आपको क्यों उतारने का वक्त देता हूँ, इसलिए देता हूँ किसी को अगर कुछ समझ में ना आया तो दोबारा पूछ ले। बस ये यूट्यूब वाले आप नहीं पूछ पाओगे ना, बाकी क्लास वाले तो पूछ लेंगे। हाँ बताओ। ये तो बात एक बच्चे ने भी पूछा ना, तभी तो मैंने आपको इस सर्किल वाली बात बताई। जब इक्वल टू होता है, इक्वल टू मतलब वो नंबर ले सकते हैं। तो पांच में इक्वल टू लगा हुआ है यानी पांच ले सकते हैं। यहाँ पांच में इक्वल टू लगा है, पांच ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे दो में इक्वल टू, तो दो को नहीं लेना है, ये मतलब हो ना। और इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन टू, क्या बोला गया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। सिंबल तो क्या बोलता है, ये सिंबल का क्या मतलब है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना, तो क्या बोलेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन टू। सही, समझ में आया? तुम्हें भी ये दिक्कत थी, अब क्लियर है? चलो, तो छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक बोर्ड का है, तो पांच बोर्ड तो मैं भर देता हूँ 1.5 घंटे में। 5 बार बोर्ड भरा जाता है, इसलिए हम फिनिश कर लेते हैं। मॉडल्स पढ़े तो मॉडल्स फिनिश हो जाएगा, सिंबल्स देखो एक लेक्चर में, एक लेक्चर एक बोर्ड में फिनिश हो जाएगा सिंबल्स। उतारो अभी, रफ में कम से कम उतारो, चीजें याद हो जाती हैं अभी के अभी, है ना। नोट्स बनाया करें। आप यूट्यूब में बच्चे हो जो मेरे से अगर पढ़ रहे हो, आप तो बोलो मैं यूट्यूब के बच्चों को मुखातिब कर रहा हूँ। जो फ्री का मतलब अक्सर लोग इसको फ्री में समझते हैं, फ्री का मतलब वो वैल्यूबल नहीं है। जिसको वैल्यूबल समझ में आता है ना, वो नोट्स को उतार रहा होता है, एक एक चीज को सीख रहा होता है। जब मैं डीपीटी डिस्कस करूंगा तो डीपीटी एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को जूम करके। आप वीडियो को रोक करके डीपीटी अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपको ये डीपीटी भेजना थोड़ा दिक्कत है, भेज सकते हैं। अगर देखूं ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इससे एक्साइटेड हैं और कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं यस वी वांट डीपीटीज, तो मैं आपको डीपीटी भेजने का भी तरीका ढूंढ सकता हूं। लेकिन देखो तो कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं और यहां तक लास्ट लेक्चर तक पहुंच रहे हैं। अक्सर क्या होता है, शुरुआत किया, अरे हटा, वीडियो बंद। ठीक है, कभी आप देख लो ना, बड़े बड़े वीडियोस कोई नहीं देखे जाते, जो काम का हो तो, और वही ठुमका लगा दो अभी, है मुन्नी बदनामी लगा दो अभी आप, देखना शुरू। तो काम काम की चीजें कहाँ कोई देख रहा है?
बहुत जगह अगर आप देखोगे, फिर से मैं बता रहा हूं, आप देख करके ना कंफ्यूज मत होना कि सर ये इक्वल टू कैसे लगा दिया। बहुत सारी किताबों में भी आपको इक्वल टू नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहां भी नहीं मिल रहा था मेरे को। बहुत अच्छे जगह से सर्च किया तो जाकर के मिला कि बिल्कुल इक्वल टू लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो शायद आपने अभी तक इक्वल टू नहीं पढ़ा होगा। यानी अगर मैं कल को ये पूछ लूं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तब आपको पता है क्या है ये इम्प्रॉपर फंक्शन। इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं ना। इसका दूसरा नाम पैरेंथेसिस भी है। ठीक है। अच्छा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना, स्क्वायर बना हुआ ना, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, कभी ये वाला ब्रैकेट देखा है तुम लोगों ने, ये वाला ब्रैकेट है? बताओ कभी देख लिया तो आज का किडनी सवाल, अगर ये वाला ब्रैकेट तुम लोगों ने देख रखा हो तो। फिजिक्स में देखा होगा, ये मैथ्स में 14वां नंबर चैप्टर है उसमें देखा होगा। नाम है स्टैटिस्टिक्स। वहां पे देखा ये वाला ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, एंगल ब्रैकेट। अब बताओ कहां पे देखा है, कहां पे होता है ये वाला सिंबल? फिजिक्स में भी आता है और मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। दोनों एक साथ होते हैं। एवरेज में याद करो, एवरेज या मीन निकालते हो, मीन, है ना, मीन निकालते हो, ऐसे मीन एक्स बार लिखते हो ना, ये ऐसे भी तो मीन निकालते हो। एवरेज, ये एवरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये स्टैट्स में ज्यादा यूज होता है, एवरेज में। सही। करली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोलते हैं। ठीक है। इसका एक और नाम है ब्रेसेस। दांतों में लगाते हैं वो वाला नहीं है, है ना। ब्रेसेस भी बोलते हैं, लिख लो। हाँ, HTML में भी यूज होता है, एकदम सही पकड़े हो साथ। सालोनी एक बार ना सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा आप, है ना, वरना रिजल्ट बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। मजा आया। कितनी काम काम की चीजें इतने में पता चल गई आप लोगों को। ठीक है। अब इस संडे कौन से पैटर्न का टेस्ट होने वाला है? एमयू, है ना। एमयू पैटर्न में आपको पता होना चाहिए एमयू पैटर्न में क्या क्या चीजें आती हैं। आ जाएगी 2 दिन
वेडनेसडे तक होता है, 3 दिन का टाइम देते हैं हम लोग ना, जुमेरात तक आ जाएगी इंशाल्लाह। कुछ और चीजें समझ में नहीं आ रही है? नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल चीजें याद रहेगी। यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, डन डन डनाडन। एक चॉकलेट सवाल हो जाए। पैरेंथेसिस, PARENTHES। सब छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए ना। 1 अपॉन छोटा जितना होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना? वैल्यू जो होगी वो उतनी बढ़ी जाएगी। किसका? बिलोंग्स टू को सिंबल, देखो बिलोंग्स टू ऐसे बनाते हैं, ये बनाया और बीच में से ऐसे बना दिया, एक्स सी में बीच में ऑपरेशन कर दो। ई ई ई ऐसे होता, कैसे बोलते हैं? ई तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ई। ये कैपिटल ई ऐसे बनाते हैं, ये डंडे स्ट्रेट होते हैं, ये डंडे कर्व होते हैं। बिलोंग्स टू का सिंबल ये है, सी में बीच में वो लगाने का। ठीक है, एक्चुअल में दिखाऊंगा मैं कल आप लोग को ना, फिगर ला के दिखाऊंगा एक्चुअल में ना कैपिटल सिंबल्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स हम लोग गलत बना देते हैं, मेरे से भी गलती हो जाती है। इन्फिनिटी ऐसे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फा ऐसे, इन्फिनिटी पूरा ऐसे, बिलोंग्स टू ऐसे, ये एक्चुअल सिंबल्स है। जल्दीबाजी में हम लोगों ने अपने नए नए तरीके सीखे हैं। ये जब जानेंगे हम लोग कल सिंबल्स के बारे में, है ना? हर वो सिंबल्स देखेंगे जो 10th क्लास तक हम लोग पढ़ेंगे, लगे हाथ 11th क्लास में भी उसकी जरूरत पड़ती है और मैं यूज करता हूं। तो वो सिंबल्स को हम लोग देखेंगे, है ना? 10th तक में ये सिंबल्स को आपको पता होने चाहिए। तो कल के लेक्चर में उम्मीद है हम लोग को जो टॉपिक बच गया यहाँ पे, कौन कौन सा, बोर्ड मास डिवीजन देखेंगे, सिंबल्स का आधा अभी होगा आधा बाकी, और मॉडुलस, ये 3 टॉपिक फिनिश करके एक डीपीटी कर लेंगे, है ना? चल, चले ठीक है, इतने रखते हैं आज। अल्लाह हाफिज।